हेलो बच्चों, मैं हूं मोनिका यादव और आज मैं आपसे बात करने वाली हूं 12th क्लास के जीव विज्ञान विषय के दूसरे चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का चौथा भाग, जिसमें हम पढ़ेंगे परागकण के अभिकर्मक या कारक। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि परपरागण पढ़ा था। ठीक है, कि इसमें क्या पढ़ा था कि कोई जो परागकण है वो एक पुष्प पे कहाँ जा रहा है, दूसरे पौधे के पुष्प के ऊपर जा रहा है। ठीक है ना, तो फिर उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी बच्चों, किसी बाहरी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना, तो अब हम उसी को पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, परागण के अभिकर्मक या कारक। ठीक है बच्चों, तो परपरागण में परागकणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर उपस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है बच्चों, बाहरी साधनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये क्या बताया जा रहा है कि जो परपरागण होता है, ठीक है ना, परपरागण में हमने क्या पढ़ा था कि जो परागकण है वो कहाँ पहुंच रहा है बच्चों, उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर पहुंच रहा है। ठीक है, तो उस पे पहुंचने के लिए उसको क्या चाहिएगा, किसी बाह्य साधन की सहायता लेनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो ये क्या कहा जा रहा है कि बाहरी साधनों की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखते हैं। परपरागण के अभिकर्मक या कारक अजीव्य तथा जीव्य हो सकते हैं। क्या बताया जा रहा है कि ये जो परपरागण हो रहा है, ठीक है ना, उसमें जो एजेंट का काम कर रहे हैं, जो कारक है या फिर जो अभिकर्मक है, वो क्या हो सकते हैं बच्चों, वो हो सकते हैं अजीव्य भी। ठीक है, अजीव्य में कौन कौन आएगा, जैसे कि वायु है और जल है। ठीक है ना, वायु के माध्यम से या फिर कहें कि जल के माध्यम से क्या होगा, परागण होगा। ठीक है बच्चों, तो इस परागण को क्या कहा जाएगा, इस परागण को कहा जाएगा अजीव्य। ठीक है ना, क्योंकि माध्यम में क्या है, वायु और जल है, कि परागण है वो किसके माध्यम से हो रहा है, या तो वायु के माध्यम से हो रहा है या फिर जल के माध्यम से हो रहा है। ठीक है बच्चों, फिर जीव्य माध्यम भी हो सकता है। इसमें क्या हो सकते हैं, प्राणी, जैसे मधुमक्खियों से हो रहा है, ठीक है, चमगादड़ से हो रहा है। ठीक है, तो जितने भी कीटों से होता है वो जो परागण है वो किस में आता है बच्चों, वो परागण आता है जीव्य में। ठीक है ना, कि इसमें किसी भी प्राणी के द्वारा जो परागण होता है वो किसके अंदर आता है, जीव्य परागण के अंदर। ठीक है बच्चों, तो अब हमने इसमें क्या पढ़ा है कि ये पढ़ा है कि जो पर परागण होता है उसमें क्या होता है बच्चों, जो परागकण है वो एक पुष्प से कहाँ जा रहे हैं, किसी दूसरे पौधे के पुष्प पे जा रहे हैं। ठीक है ना, पौधा उसी जाति का होगा बच्चों। ठीक है, तो किसी बाहरी साधन की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, और वो बाहरी साधन है वो क्या हो सकता है, दो प्रकार का हो सकता है। क्या बच्चों, एक तो अजीव्य हो सकता है और क्या हो सकता है बच्चों, और वो जीव्य हो सकता है। ठीक है, अजीव्य में क्या क्या आएगा, जल आएगा और वायु आएगी। ठीक है, और जो जीव्य है उसमें क्या आएगा बच्चों, उसमें प्राणियों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ज्यादातर पौधों पर क्या होता है बच्चों, परागकण के लिए जो परागण होता है उसके लिए जीव्य कारकों का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, जो ज्यादातर पौधे होते हैं उनमें क्या होता है बच्चों, जो परपरागण होता है वो क्या होता है बच्चों, जीव्य माध्यम से होता है। ठीक है ना, जो जीव्य कारक है उनके द्वारा होता है। ज्यादातर पौधों में जो परपरागण की क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, जीव्य कारकों के द्वारा होती। ठीक है, जीव्य कारक में कौन कौन आ गए, जैसे कि मधुमक्खियां हैं, कीट हैं, चमगादड़ हैं। ठीक है बच्चों, और बहुत कम पौधे ऐसे होते हैं, क्या बताया जा रहा है कि बहुत कम पौधे ऐसे होते हैं, कैसे बच्चों, जो अजीव्य कारकों का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, तो बहुत कम पौधे ऐसे होते हैं जिनमें जल और वायु के द्वारा परागण होता है। ठीक है बच्चों, क्या कि पौधे कम होते हैं जो अजीव्य कारकों पर निर्भर करते हैं। ठीक है ना, बहुत कम पौधों में ऐसा होता है कि वो है, उनमें जो परागण है वो कब होता है बच्चों, जल के द्वारा या फिर वायु के द्वारा होता है। ठीक है, ज्यादातर भाग किसका होता है, ज्यादातर पौधों में जो परपरागण है वो किसके द्वारा होता है बच्चों, वो जीव्य कारकों की वजह से होता है। ठीक है, उसके बाद आता है इन कारकों के आधार पर परपरागण निम्न प्रकारों से हो सकता है। ठीक है ना बच्चों, जो आप परपरागण है ये किन किन प्रकारों से हो सकता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला है वायु परागण। तो बताओ बच्चों, ये जो वायु परागण है ये कौन किस में आएगा, ये जीव्य या फिर अजीव्य परागण में आएगा, बताओ। जो अजीव्य कारक है ना बच्चों, ठीक है ना, जो अजीव्य कारक है तो उसी में क्या आएगा, वायु परागण। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि वायु परागण कैसे होता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार के परागण में क्या होता है, परागकणों का स्थानांतरण है वो क्या बच्चों, वायु के द्वारा होता है। परागकण जो होते हैं उनका स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा। जो एक परागण है, एक पुष्प के जो परागण है वो वायु के द्वारा कहाँ पहुंचेंगे, वायु के माध्यम से दूसरे पुष्प के ऊपर पहुंचेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है इस प्रकार के परागण में
क्या होता है, परागण का वर्तिकाग्र के संपर्क में आना संयोगात्मक होता है। ठीक है बच्चों, कि इस प्रकार के परागण का क्या मतलब है कि जो वायु के द्वारा जो परागण हो रहा है, ठीक है ना, इसके में क्या बताया जा रहा है कि जो परागकण है वो क्या बच्चों, वो वर्तिकाग्र पर जाके मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वर्तिकाग्र के संपर्क में आएगा कि नहीं आएगा, ये क्या है, महज एक संयोगात्मक घटना है। ठीक है, संयोग से मिले तो मिले, नहीं तो नहीं मिले। ठीक है बच्चों, फिर आता है इस प्रकार की अनिश्चितता तथा अनिश्चितता कैसे बच्चों, कि निश्चित ही नहीं है कि जो परागण हवा के साथ उड़ा है वो वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ये निश्चित नहीं होता है। ठीक है बच्चों, और इस प्रकार की अनिश्चितता तथा परागणों के हाथ से जुड़े तथ्यों की क्षतिपूर्ति हेतु क्या होता है, पौधे बीजांडों की तुलना में असंख्य मात्रा में परागकण बनाते हैं या फिर उत्पन्न करता है। ठीक है बच्चों, ये क्या बता रहा है, जो पौधे हैं उनमें जो परागकण है वो किस असंख्य मात्रा में बनते हैं बच्चों। क्यों बनते हैं, क्योंकि इस प्रकार के जो परागण होते हैं जिसमें क्या होता है कि अनिश्चितता होती है। ठीक है ना, जो परागकण है वो वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, ये अनिश्चित होता है। इसलिए क्या होता है कि जो परागकण है वो क्या बनते हैं बच्चों, वो अधिक संख्या में बनते हैं, ताकि क्या होगा कि अगर हास भी हो जाए, परागकण ज्यादा से ज्यादा खराब भी हो जाए, तो कुछ परागण तो हो जो कहां पहुंच सके बच्चों, जो वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंच सके। ठीक है बच्चों, उसके बाद में आती है कि अजीवीय परागण में क्या होता है, अजीवीय परागण में वायु द्वारा परागण सर्वाधिक सामान्य परागण है। ये क्या कहा जा रहा है कि जो अजीवीय परागण होता है उसमें किसके द्वारा, वायु के द्वारा जो परागण होता है ना बच्चों, वो क्या है, वो सामान्य है। ठीक है, फिर आता है इसके साथ ही वायु परागण हेतु क्या बताया जा रहा है कि इसके साथ ही वायु परागण हेतु हल्के तथा चिपचिपाहट रहित परागणों की जरूरत होती है, ताकि वे हवा के झोंकों के साथ क्या कर सके बच्चों, संचारित हो सके। ठीक है ना, जो परागण है वो क्या होगा, परागण कब होगा, जब परागकण है वो दूसरे पौधे पे पहुंचेगा। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है, जो परागकण है वो क्या होने चाहिए बच्चों, हल्के होने चाहिए। हल्के होंगे तभी तो क्या होगा, हवा के साथ उड़ पाएंगे। ठीक है ना, हल्के होने चाहिए। ठीक है बच्चों, ताकि वो क्या हो सके, वो हवा के झोंकों के साथ क्या हो सके बच्चों, संचारित हो सके। ठीक है, तो इसमें परागणों के लिए क्या बता दिया है कि जो वायु के द्वारा जो परागण होगा उसमें क्या, परागण में क्या विशेषता होनी चाहिए कि वो जो परागण है वो क्या होना चाहिए बच्चों, हल्का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में वे अक्सर बेहतर अनावट पुकेशर युक्त होते हैं तथा वृद्ध एवं पराओय क्या पिछ वर्तिकाग्र युक्त होते हैं। ठीक है, ताकि क्या हो सके, ताकि आसानी से वायु के उड़ते हुए परागकणों को आबद्ध किया जा सके। क्या बताया जा रहा है कि जो वायु में उड़ रहे हैं, कौन, परागकण वायु में उड़ रहे हैं। ठीक है ना, तो जो वर्तिकाग्र है वो कैसी होगी बच्चों, वो बड़ी होगी। ठीक है ना, और पिच होगी, ताकि क्या हो, जो हवा में जो परागकण है वो क्या हो सके बच्चों, वो वर्तिकाग्र के पास पहुंच सके, उसमें अटक सके। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमने डायग्राम में देखा हो, क्या देख रहे हैं डायग्राम में, ये जो डायग्राम है बच्चों इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें ये वर्तिकाग्र को दिखाया गया है। ठीक है ना, किसको दिखाया गया है, वर्तिकाग्र को। ठीक है, तो ये जो संरचना है ये क्या है बच्चों, वर्तिका है, और इसके ऊपर का जो सिरा होता है वो क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र कहलाता है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, जब हवा में जब परागकण होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, हवा में उड़ते उड़ते इससे टकराए, वो हवा का झोंका यहाँ पे टकराए, तो क्या होगा, इन संरचनाओं में वो क्या हो जाएगा बच्चों, इन संरचनाओं में वो परागकण है वो फंस जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगी, परागण की क्रिया संपन्न हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इसको यहाँ पे भी देख सकते हैं, देखो बच्चों, ठीक है, वही है, ये वाला जो फ्लावर है इसमें दिखाया गया है, ये जो है ये क्या है, ये बच्चों क्या है, वर्तिका है और वर्तिकाग्र है। ठीक है ना, तो ये जो नीचे का हिस्सा है ये तो हो गया वर्तिका, और इसके ऊपर का हिस्सा है वो कहलाएगा वर्तिकाग्र। ठीक है बच्चों, और ये क्या होगा, ये पिच प्रकार के होते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें परागकण है वो हवा से उड़ते हुए इनमें फंस जाते हैं और परागण की क्रिया है वो संपन्न होती है। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखते हैं, वायु परागित पुष्पों में क्या होता है, वायु परागित पुष्पों में प्राय प्रत्येक अंडाशय में एक अकेला बीजांड तथा एक पुष्पक्रम में असंख्य पुष्प गुच्छ होते हैं। क्या बताया जा रहा है कि जो वायु द्वारा परागित पुष्प होते हैं ना बच्चों, उनमें क्या बताया जा रहा है, जो अंडाशय होता है वो तो कितना होता है बच्चों, अंडाशय में एक अकेला बीजांड होता है। ठीक है ना, जो अंडाशय में जो बीजांड होते हैं वो कितने, एक होता है। ठीक है, तथा जो पुष्पक्रम होता है उसमें असंख्य पुष्प गुच्छ होते हैं। ठीक है ना, पुष्पों के क्या होते हैं, बहुत सारे गुच्छे हुए होते हैं। ठीक है बच्चों, फिर है
इसका एक जाना पहचाना उदाहरण भुट्टा। मक्का खाई है ना, मक्का के भुट्टे खाए हैं तुमने, तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे कि आप जो फफूंदे देखते हैं वे कुछ और नहीं बल्कि क्या है बच्चों, वर्तिकाग्र और वर्तिका है। ठीक है ना, जब आप मक्का लेके आते हैं तो उसमें जो फफूंदे होती है ना, जो फदूने होती हैं, वो क्या होती है बच्चों, वो क्या होती है, वर्तिका और वर्तिकाग्र होते हैं। ठीक है बच्चों, और जो हवा में झूलते हैं ताकि क्या हो सके बच्चों, परागकणों को आसानी से पकड़ सके। ठीक है, ताकि क्या हो सके, परागकणों को आसानी से पकड़ सके। ठीक है बच्चों, घासों में वायु परागण सर्वथा सामान्य है। ठीक है ना, तो जो घासें होती है ना बच्चों, उनमें भी कौन सा, किसके माध्यम से, उसमें भी वायु परागण होता है। ठीक है ना, जो घास होती है उनमें क्या होता है, सामान्यतः कौन सा परागण पाया जाता है बच्चों, वायु परागण पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं जल परागण। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है, इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया, इससे पहले हमने पढ़ा कि वायु परागण किस प्रकार से होता है। ठीक है बच्चों, और वायु परागण किसमें था बताओ, तो हमने क्या पढ़ा कि जो अधिकांश जो घासें होती है उसमें जो परागण होता है वो वायु के द्वारा होता है। ठीक है बच्चों, और जल और वायु किसमें आते हैं बच्चों, अजीवीय कारकों के अंदर आते हैं। ठीक है ना, तो उसमें हमने वायु के बारे में पढ़ लिया है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, जल परागण कैसे होता है। ठीक है, तो देखो पुष्पी पादपों में पानी द्वारा परागण काफी दुर्लभ है। ठीक है ना, ये क्या बताया जा रहा है, जो पुष्पी पादप होते हैं, ठीक है ना, पुष्पी पादपों में जो पानी के द्वारा जो परागण है वो क्या है बच्चों, काफी दुर्लभ है। ठीक है, यह लगभग 30 वंशों तक ही सीमित है। क्या बताया जा रहा है कि जो जल परागण होता है वो किसमें, लगभग 30 वंशों में ही पाया जाता है। ठीक है ना, कितने बताई जा रही है बच्चों कि 30 वंश ही ऐसे हैं जिनमें क्या पाया जाता है बच्चों, लगभग 3 वंश कैसे हैं, लगभग 30 वंश कैसे हैं जिनमें क्या पाया जाता है, जल परागण पाया जाता है। ठीक है बच्चों, और क्या बताया जा रहा है कि कुछ ब्रायोफाइट एवं टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, का विस्तार केवल इसीलिए सीमित है क्यों बच्चों, कि उसमें नर युग्मकों के परिवहन एवं निषेचन हेतु जल की आवश्यकता होती है। ये क्या बताया जा रहा है कि जो कुछ ब्रायोफाइट्स हैं, ठीक है ना, और कुछ टेरिडोफाइट्स हैं, उनमें क्या होता है बच्चों, उनका जो विस्तार है वो सीमित है। ठीक है ना, वो अधिक वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनमें जो नर युग्मक बन रहा है ना बच्चों, उसके परिवहन एवं निषेचन हेतु किसकी आवश्यकता पड़ती है, जल की आवश्यकता पड़ती है। और यही कारण है कि उनका क्या है, उनका विस्तार है वो सीमित है बच्चों। ठीक है, तो जल परागण में हमने क्या पढ़ा कि जो जल परागण है वो बहुत ही दुर्लभ है। ठीक है, तो और प्रकृति में ऐसे कम से कम लगभग कितने, 30 वंश ही ऐसे हैं जिनमें क्या पाया जाता है बच्चों, जिनमें जो परागण है वो जल के द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा कि कुछ ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं बच्चों, ऐसे होते हैं कि जिनमें क्या होता है, जल के द्वारा परागण होता है। इसी कारण उनका जो विस्तार है वो क्या है बच्चों, उनका विस्तार है वो सीमित है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं जल परागित पादपों के उदाहरण। ठीक है, तो जल के द्वारा किन किन पादपों में क्या जो परागण की क्रिया होती है वो होती है बच्चों, उसके उदाहरण है। ठीक है, पहला है वेलिस्नेरिया, ठीक है बच्चों, हाइड्रिला तथा जलीय घासें। ठीक है, जलीय घास में किसका उदाहरण लिया गया है, जोस्टेरा का। ठीक है ना बच्चों, ये कुछ उदाहरण दिए हैं किसके, कि वो पादप हैं, वो पुष्पी प्लांट हैं जिनमें क्या होता है, जल के द्वारा परागण होता है बच्चों। ठीक है ना, क्या क्या उदाहरण है देखो एक बार फिर से, वेलिस्नेरिया और बच्चों हाइड्रिला और तथा समुद्र में जो घासें पाई जाती हैं उनमें एक उदाहरण दिया है किसका बच्चों, जोस्टेरा का। ठीक है ना, इनमें क्या पाया जाता है, इनमें जो परागण है वो जल के द्वारा होता है। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। तो अब एक नोट है बच्चों, क्या देखो, सभी जलीय पौधे जल को परागण के लिए उपयोग में नहीं लाते हैं। ये क्या बताया जा रहा है कि जो आप कभी ये मत सोचना कि जो पौधा जल में होता है तो उसमें जो परागण है वो क्या होगा, जल के द्वारा ही होगा, ऐसा नहीं होता है। क्या बताया जा रहा है बच्चों कि सभी जलीय पौधे हैं वो जल है उसको परागण के लिए उपयोग में नहीं लाते हैं। ठीक है ना, उनमें जो परागण है वो अन्य विधियों के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जल में उग रहा है तो क्या होगा, उसमें जलीय परागण होगा। ठीक है बच्चों, नहीं होता है ऐसा। अधिकांश जलीय पौधे जैसे कि किसका उदाहरण दिया है बच्चों, वाटर हाइसिंथ, ठीक है, और वाटर लिली पानी की सतह पर पैदा होते हैं और इनका परागण कीटों और वायु से होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम पढ़ते हैं वेलिस्नेरिया में जल
परागण, ठीक है ना बच्चों। जो वेलिस्नेरिया होता है उसमें जल का परागण कैसे होता है, ठीक है ना। वेलिस्नेरिया में जो जल परागण है वो कैसे होता है वो अब हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, वेलिस्नेरिया जल में उगने वाला पादप है, ठीक है ना। क्या बताया जा रहा है, जो वेलिस्नेरिया है वो किसमें उगता है बच्चों, जल में उगता है, ठीक है। उसके बाद इसमें नर व मादा पौधे अलग अलग होते हैं। क्या बताया जा रहा है बच्चों, कि जो नर और मादा पौधे हैं वो क्या होते हैं, इसमें अलग अलग होता है। मतलब क्या हुआ कि जो वेलिस्नेरिया है वो कैसा पादप हुआ बच्चों, एक लिंगाश्रयी पादप हुआ, ठीक है ना। क्योंकि इसमें जो नर पौधा है वो अलग होगा, जो मादा पौधा है वो अलग होगा, ठीक है बच्चों। तो वेलिस्नेरिया है वो क्या है, उसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। और बच्चों, नर पौधे में पुकेसरी पुष्प फीते के आकार की पत्तियों के कक्ष में लगे होते हैं। क्या बताया जा रहा है कि जो नर पौधा होता है ना, किसमें बच्चों, वेलिस्नेरिया का जो नर पौधा होता है उसमें क्या होता है बच्चों, जो पुकेसरी पुष्प होते हैं ना, ठीक है, वो कैसे होते हैं, वो फीते के आकार के होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं, फीते के आकार के होते हैं, ठीक है। और क्या बताया जा रहा है कि मादा पौधे में स्त्री का जो पुष्प है वो क्या है, पुष्प वृंत इतना लंबा होता है कि पुष्प जल की सतह पर क्या हो जाता है बच्चों, पुष्प है वो जल की सतह पर आ जाता है। क्या बताया जा रहा है कि जो स्त्री पुष्प होता है ना, उसमें क्या बताया जा रहा है कि जो उसका जो पुष्प होता है और वो किससे लगा हुआ होता है, पुष्प वृंत से लगा हुआ होता है ना, ठीक है। तो उसका पुष्प वृंत इतना लंबा होता है कि वो क्या, वो जल की सतह से बाहर आ जाता है, ठीक है बच्चों। फिर क्या होता है, देखो ये किसका डायग्राम है बच्चों, ये जो डायग्राम है इसमें क्या दिखाया गया है, ये जो पौधा है ये किसका पौधा है बच्चों, ये वेलिस्नेरिया का पौधा है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है बच्चों, ये जो पुष्प है इन पुष्पों को क्या बोलते हैं, ये मादा पुष्प है बच्चों, ठीक है। अब ये क्या बताया है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, जो मादा पुष्प है उसका जो पुष्प वृंत है वो क्या होता है बच्चों, इतना लंबा होता है कि वो क्या हो जाते हैं, पुष्प है मादा पुष्प वो जल की सतह पे बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये देख रहे हो आप, ये जो संरचना है ये क्या है बच्चों, पुष्प वृंत है, ठीक है ना। और ये पुष्प वृंत क्या होगा, जब ये फूल बड़ा होगा, मादा पुष्प है वो क्या हो जाएगा, जल की सतह पे आ जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद में ऐसा ही पौधा वेलिस्नेरिया का किसमें होता है, नर में भी, नर का भी ऐसा ही होता है, उसमें थोड़े से बदलाव होते हैं। जैसे कि उसमें क्या नहीं होंगे, उसमें मादा पुष्प नहीं आएंगे, ठीक है ना। नर पौधा है तो उसमें क्या आएंगे, नर पुष्प आएंगे, ठीक है ना। और जो नर पुष्प है वो कहाँ लगेंगे बच्चों, वो नीचे लगेंगे, ठीक है ना, नीचे लगेंगे इस जगह पे, ठीक है बच्चों। फिर क्या होगा, वो जो पुष्प लगे हैं नीचे नर पौधे में वो क्या होंगे, अपरिपक्व अवस्था में यहाँ से टूट के अलग हो जाएंगे और जल की सतह पे तैरने लग जाएंगे बच्चों, ठीक है। फिर क्या होगा, देखो ये जो पुष्प है ये किसके बारे में, ये नर पुष्प को दिखाया गया है बच्चों, ठीक है। अब ये जो नर पुष्प है ये क्या होगा बच्चों, ये जब अपरिपक्व अवस्था में होगा तो क्या होगा, ये यहाँ से टूट के, पौधे से टूटकर जल की सतह पे तैरने लग जाएगा, ठीक है। और जब ये परिपक्व होगा और इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें जो परागकोश से परागकण है वो बाहर निकलेंगे, ठीक है ना, स्फुटन की क्रिया से। तो ये क्या होगा, जो मादा पुष्प है, ठीक है ना, इसी को बड़ा करके यहाँ पे दिखाया गया है मादा पुष्प कैसा होता है, ठीक है बच्चों। ये जो मादा पुष्प है ये कहाँ आ जाएगा, ये जल की सतह पे आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब ये जल की सतह पे आ जाएगा और जल की सतह पे कौन तैर रहे हैं बच्चों, नर पुष्प तैर रहे हैं, किसके, वेलिस्नेरिया के नर पुष्प तैर रहे हैं, ठीक है बच्चों। फिर क्या होगा, ये इससे मिलेगा और जो क्या परागण की जो क्रिया है वो बच्चों क्या होगी, संपन्न हो जाएगी, ठीक है ना। फिर देखो बच्चों, ये जो कुंडलित संरचना है ना, जैसे ही इसमें क्या होगा, परागण होगा, तो ये जो मादा पुष्प है ना ये वापस पानी के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। ये पानी से बाहर, पानी की सतह पे कब आता है, परागकण के लिए आता है, ठीक है। जैसे ही इसको परागकण मिलता है और जो परागण की क्रिया है वो पूरी हो जाती है, वैसे ही ये मादा पुष्प है वो अंदर की तरफ फिर से चला जाएगा, ठीक है, पानी की सतह के नीचे चला जाएगा और पानी की जो सतह होती है उसी के नीचे फल बनता है इसमें, ठीक है बच्चों। फिर आगे देखते हैं, नर पुष्प के परिपक्व होने पर, ठीक है, जो नर पुष्प है वो परिपक्व होगा, ठीक है, होने पर क्या होगा, इनसे परागकण मुक्त होकर जल की लहरों पर क्या होते हैं, तैरते हुए मादा पुष्पों के वर्तिकाग्र के संपर्क में आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। हमने ये बात कर ली थी कि जो नर पुष्प है वो परिपक्व होने पर क्या होगा, इनसे जो परागकण है वो मुक्त होंगे, ठीक है ना। परिपक्व होगा तो परागकोश क्या होगा, स्फुटित होगा, जिससे क्या निकलेंगे बच्चों, परागकण मुक्त होंगे, ठीक है। और वो जल की लहरों के साथ या फिर जल की सतह पर क्या होंगे बच्चों, तैरेंगे, ठीक है ना। और जल की सतह पर अब क्या भी आ गया है, मादा पुष्प भी, ठीक है ना। जो मादा पुष्प है वो भी कहाँ है, जल की सतह पे है, ठीक है। तो ये किसके संपर्क में आ जाएंगे, मादा पुष्प के वर्तिकाग्र के संपर्क में आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। फिर क्या होगा, परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद
मादा पुष्पों का पुष्पवृंत कुंडलित होकर पुष्प को जल के अंदर पत्तियों के बीच में खींच लेता है। ठीक है ना बच्चों, ये क्या कहा जा रहा है कि जैसे ही क्या होगा, जो परागकण है वो कहाँ मिलेगा बच्चों, वर्तिकाग्र से मिलेगा। ठीक है ना, वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा तो जो मादा का पुष्प है वो क्या होगा बच्चों, वो वापस उसका जो पुष्पवृंत है वो कुंडलित होकर क्या करेगा, पुष्प को नीचे जल की सतह से नीचे पत्तियों के बीच में खींच लेगा। ठीक है बच्चों, फिर क्या होता है देखो, कीट परागण। तो अब हमने क्या पढ़ लिया, जल परागण की हमने बात कर ली है। अब हम किसकी बात करेंगे बच्चों, कि कीटों के द्वारा कैसे परागण होता है। तो अब मुझे ये बताओ, जो कीट परागण है ये अजीवीय है कि जीवीय है। तो देखो बच्चों, इससे पहले हमने अजीवीय कारकों की बात कर ली है, जिसमें किसको शामिल किया गया था, जल और वायु को शामिल किया गया था। ठीक है, और ये जो कीट परागण है ये क्या है बच्चों, इसमें जो ये जो कारक है ये क्या हो गया, ये जीववीय कारक हो गया। ठीक है ना, जितने भी प्राणियों के द्वारा जो परागण की क्रिया होती है, ठीक है ना, प्राणियों के द्वारा, ठीक है ना, उसमें क्या आता है, जैसे कीट भी आ सकता है ना, कीट मधुमक्खियां हो गई, कीट हो गए, चमगादड़ हो गए, ये सब क्या हो गए, प्राणी हो गए ना बच्चों। तो ये जीववीय प्राणियों के अंदर आते हैं। ठीक है ना, तो ये जीववीय कारक है। ठीक है, तो पहला हम पढ़ रहे हैं कीट परागण। इसमें क्या होता है बच्चों, मधुमक्खियां, तितली आदि कीट परागण में सहायता करते हैं। हमने ये देख लिया है कि जो मधुमक्खियां होती हैं, कीट होते हैं, वो किस में सहायता करते हैं बच्चों, परागण में सहायता करते हैं। ठीक है ना, परागण क्या हुआ कि परागकण का एक पुष्प से उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प पर पहुंच जाना है, क्या कहलाता है बच्चों, परागण कहलाता है। ठीक है, अधिकांश परागण मधुमक्खियों के द्वारा होता है। ठीक है ना, क्या बताया जा रहा है कि जो अधिकांश परागण है वो किसके द्वारा बच्चों, मधुमक्खियों के द्वारा होता है। ठीक है ना, उसके बाद में बात आती है अधिकतर कीट परागित पुष्प बड़े, क्या बताया जा रहा है, जो कीट के द्वारा परागित होते हैं, जिनमें कीट के द्वारा परागण होता है, वो जो पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, वो बड़े होते हैं, रंगीन होते हैं और पूर्ण सुगंध युक्त होते हैं। ठीक है ना, कि फूल है उसका जो कैसा होगा, बड़ा होगा, रंगीन होगा, उसमें से खुशबू आएगी, सुगंध आएगी। ठीक है बच्चों, तथा मकरंद से भरपूर रहते हैं। ठीक है ना, मकरंद से भरपूर रहते हैं। और क्या बताया जा रहा है बच्चों, जब पुष्प छोटे होते हैं तब अनेक पुष्प एक पुष्पवृंत में समूहबद्ध होकर क्या होते हैं बच्चों, अधिक उभर आते हैं। क्या बताया जा रहा है कि जब पुष्प है वो छोटा होता है तो क्या होगा, जो अनेक पुष्प है वो क्या होंगे बच्चों, पुष्पवृंत पे क्या होंगे, समूह में लगे हुए होंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद में बात आ रही है प्राणी रंगों एवं क्या कहेगी, प्राणी है वो क्या होगा, रंगों को देखकर या फिर किसको बच्चों, सुगंध या महक के कारण पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं। जो प्राणी होते हैं, जो कीट होते हैं ना बच्चों, वो क्या करते हैं, वो सुगंध के द्वारा या फिर क्या कहें कि जो प्राणी का रंग है उसको देख के क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं और उस पुष्प की तरफ आते हैं। ठीक है बच्चों, मक्खियों एवं बीटलों से परागणित होने वाले पुष्प मलिन गंध स्रावित करते हैं। ठीक है ना बच्चों, जिससे क्या होते हैं, प्राणी आकर्षित होते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद में आता है प्राणियों से भेंट जारी रखने के लिए, प्राणियों से भेंट जारी रखने के लिए जो पुष्प है वो क्या करता है बच्चों, देखो पुष्प को कुछ लाभ या पारितोषिक उपलब्ध करवाने पड़ते हैं। बच्चों क्या बताया जा रहा है कि जो पुष्प है उसके पास क्या आता रहे, उसके पास कीट पतंगे आते रहे, प्राणी आते रहे। ठीक है ना, उसके लिए जो पुष्प है उनको क्या देता है, उनको भी जो प्राणी आते हैं उनको भी कोई ना कोई लाभ होता है। ठीक है ना, क्या लाभ होता है, चलो देखते हैं। मकरंद और परागकण फूलों द्वारा प्रदत्त आम पारितोषिक है। ठीक है ना, जो प्राणी आते हैं, जो कीट आते हैं, उनको क्या मिलता है, फूलों से उनसे मकरंद मिलता है बच्चों, और क्या मिलते हैं, परागकण मिलते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आगे बात आती है, इस पारितोषिकों को पाने के लिए प्राणी क्या करते हैं, आगुंतकों को परागकोश तथा वर्तिकाग्र के संपर्क में आना पड़ता है। ठीक है, ये क्या कहा जा रहा है कि जो मकरंद मिल रहे हैं और जो परागकण मिल रहे हैं उसके लिए क्या, जो कीट है या जो प्राणी है उनको कहाँ आना पड़ता है बच्चों, उनको आना पड़ता है वर्तिकाग्र के संपर्क में। ठीक है ना, परागकोश के संपर्क में। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये क्या बताया जा रहा है कि जो मकरंद और क्या मिल रहे हैं, परागकण मिल रहे हैं, तो वो जो कीट है किसके संपर्क में आएगा, वो संपर्क में आएगा परागकोश के और वर्तिकाग्र के। ठीक है बच्चों, और प्राणी के शरीर पर क्या होता है बच्चों, परागकणों का एक आवरण सा चढ़ जाता है, जो प्राणी परागित फूलों में प्राय चिपचिपा होता है। क्या बताया जा रहा है कि जो प्राणी है ना उनके शरीर पर क्या होगा, जो परागकणों का एक आवरण चढ़ जाता है, क्या
प्राकणों का आवरण चढ़ जाता है, जिससे क्या होगा बच्चों, जो क्या होगा उस पे प्राकण लग गए कीट के ऊपर, तो वो दूसरे पुष्प पे जाएगा जहां पे क्या होगा, वर्तिकाग्र के पास जाके बैठेगा। तो जो प्राकण है वो किस पे चिपक जाएंगे बच्चों, वर्तिकाग्र पे चिपक जाएंगे। ठीक है, जब प्राकणों से लिप्त प्राणी वर्तिकाग्र के संपर्क में आता है तो यह परागण पूरा हो जाता है। ठीक है ना। अब कीट के ऊपर क्या लग गए हैं बच्चों, प्राकण लग गए हैं। ठीक है ना। अब वो किसी दूसरे पुष्प पे बैठेगा, ठीक है, जिसमें क्या होगी, वर्तिकाग्र होगी। ठीक है, तो वो वर्तिकाग्र से चिपक जाएंगे प्राकण, तो किसकी क्रिया संपन्न हो जाएगी बच्चों, परागण की क्रिया संपन्न हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं साल्विया में कीट परागण कैसे होता है। ठीक है ना। अब हम उदाहरण ले रहे हैं किसका बच्चों, साल्विया का उदाहरण ले रहे हैं कि इसमें कैसे कीट का परागण होता है। देखो बच्चों, साल्विया का पुष्प द्विओष्ठी होता है। ठीक है, कितने ओष्ठ होते हैं उसमें, 2 ओष्ठ होते हैं बच्चों। ठीक है, इसमें एक ओष्ठ ऊपर की ओर होता है और दूसरा जो ओष्ठ है वो क्या होता है बच्चों, नीचे की ओर होता है। ठीक है बच्चों, पुष्प की विशेष बनावट के कारण क्या बताया जा रहा है कि ये जो साल्विया का पुष्प है इसकी विशेष बनावट के कारण क्या होता है, एक ही प्रकार के कीट जैसे बर इस पुष्प में परागण कर सकते हैं। क्या बताया जा रहा है कि ये जो बर है, ये कीट, यही एक कीट है जो क्या करता है बच्चों, साल्विया में परागण की क्रिया करता है। ठीक है, इसको डायग्राम से देखते हैं। देखो बच्चों, ये किसका फूल लगा हुआ है, ये साल्विया का फूल है। ठीक है, और इसके बारे में हमने क्या पढ़ा है कि ये क्या होता है, ये द्विओष्ठी होता है बच्चों। ठीक है, और इसमें कौन सा कीट बच्चों, बर। ठीक है ना, बर है, वही क्या करता है, वही परागण की क्रिया संपन्न करता है। ठीक है, तो आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये किसका है बताओ तो, ये कीट है। कौन सा कीट है बच्चों, बर। ठीक है ना, और ये जो पुष्प है ये किसका है, ये पुष्प है साल्विया का। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ा हमने, 2 ओष्ठ होते हैं, एक ऊपर की तरफ होता है, एक नीचे की तरफ होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, देखो, पुष्प का निचला ओष्ठ कीट के लिए मंच का कार्य करता है। मतलब जो कीट है वो आके कहां बैठेगा बच्चों, साल्विया के पुष्प के कौन से भाग पे बैठेगा, जो द्विओष्ठी पुष्प है उसके नीचे वाले भाग पे बैठेगा। ठीक है बच्चों, फिर क्या होगा, जिससे ऊपरी सिरे पर लगा ओष्ठ झटके के साथ नीचे झुक जाता है। ठीक है ना, नीचे वाले पे बैठेगा तो ऊपर का जो ओष्ठ है वो झटके के साथ क्या होगा, नीचे की ओर झुकेगा बच्चों। ठीक है, और कीट की पीठ से टकरा कर क्या होता है, परागकण है वो बखेर देता है। ठीक है बच्चों, क्या होंगे, परागकण बखेर देता है। फिर क्या होगा, जैसे ही यह कीट किसी दूसरे पुष्प पर जाकर पुष्प के अंदर प्रवेश करने का प्रयत्न करता है तो क्या होता है बच्चों, उस समय वर्तिकाग्र कीट के पीठ पर रगड़ जाता है। ठीक है, और फिर क्या होगा, पीठ पर पहले से ही क्या होते हैं बच्चों, परागकण होते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, परागण की क्रिया संपन्न हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि वो जब नीचे वाले ओष्ठ पे बैठता है, जब वो साल्विया के पुष्प के नीचे वाले ओष्ठ पे बैठता है तो क्या होता है बच्चों, तब होता है कि उससे परागण चिपक जाते हैं। ठीक है, फिर वो किसी दूसरे साल्विया पौधे के पास जाएगा जिसपे क्या होंगे, वर्तिकाग्र होंगे, उस पे बैठेगा। जो परागकण है वो किसके पास चले जाएंगे बच्चों, वर्तिकाग्र से मिल जाएंगे, और क्या कौन सी क्रिया पूरी हो जाएगी, और परागण की क्रिया संपन्न हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्या पढ़ा कि साल्विया में किस प्रकार से जल परागण होता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम और बात करते हैं, पक्षी तथा चमगादड़ भी क्या करते हैं, सामान्य परागण या विकर्मक है, एजेंट है। क्या बताया जा रहा है कि सामान्यतः जो पक्षी होते हैं वो भी क्या करते हैं बच्चों, परागण करते हैं। ठीक है ना, जो परागण की क्रिया है वो किसके द्वारा, पक्षियों के द्वारा भी होती है और चमगादड़ के द्वारा भी होती है। ठीक है बच्चों, किसके द्वारा, पक्षी और चमगादड़ के द्वारा। ठीक है, फिर इसमें डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक फूल लगा हुआ है, उसके पास कौन आया है बच्चों, पक्षी आया है। ठीक है ना, तो यही पक्षी अब क्या होगा, ऐसे ही किसी दूसरे फूल के पास जब जाएगा तो इसके पास अभी यहाँ से क्या चिपक गए होंगे, इसके परागण। ठीक है ना, जो परागकण है वो चिपक जाने के बाद में ये किसी दूसरे, इसी जाति के किसी दूसरे पुष्प पे जाएगा तो वहां बैठेगा, तो वो क्या होंगे, जो परागकण है वो वर्तिकाग्र से मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, और क्या बताया जा रहा है, नीचे जो डायग्राम है इसमें दिखाया गया है कि चमगादड़, ठीक है ना, चमगादड़ के द्वारा भी क्या होता है बच्चों, चमगादड़ के द्वारा भी परागण की क्रिया होती है। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखते हैं। अब एक नोट है, क्या बताया है बच्चों इसमें कि कुछ पुष्प प्रजातियों में यह पुरस्कार अंडा देने की सुरक्षित जगह के रूप में होता है। ठीक है ना, कुछ पुष्प क्या होते हैं कि ये जो पुष्प होते हैं ये अंडा देने की क्या होते हैं, सुरक्षित जगह होते हैं। ठीक है ना बच्चों, उदाहरण में क्या बता रहा है कि एक उदाहरण एमोफोल्सिस का लंबोत्तर पुष्प। ठीक है बच्चों, ये जो पुष्प आप देख रहे हैं, ठीक है ना, इसमें क्या दिखाया गया है कि इसमें क्या होता है कि इसमें अंडे दिए जाते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, लंबोत्तर पुष्प होता है, किसका बच्चों, एमोफोलिस का
क्या होता है, लंबोत्तर पुष्प होता है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं ठीक ऐसा ही एक सहसंबंध किसमें बच्चों, शलभ की एक प्रजाति और यूका पादप के बीच में देखा जाता है। ठीक है, किसकी बात हो रही है बच्चों, एक सहसंबंध की बात हो रही है जिसमें कौन शामिल है, शलभ और क्या बच्चों, और यूका पादप। ठीक है, इसमें क्या होता है, चलो देखो यहाँ क्या होता है बच्चों, दोनों ही प्रजाति शलभ एवं पादप के बिना, एक दूसरे के बिना क्या अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाती हैं। ठीक है ना बच्चों, कैसे देखते हैं, इसमें शलभ अपने अंडे पुष्प के अंडाशय के कोष्ठक में देता है। ठीक है, ये क्या बताया जा रहा है, जो शलभ है वो क्या होता है बच्चों, अपने जो अंडे है वो कहाँ देता है, जो पुष्प का अंडाशय होता है ना उसके कोष्ठक में देता है। ठीक है, फिर जबकि इसके बदले में क्या होता है, वह शलभ द्वारा परागित होता है। क्या बताया जा रहा है कि वो जो पादप है वो किसके द्वारा बच्चों, यूका पादप है वो शलभ के द्वारा परागित होगा। ठीक है ना, उसको ये फायदा हो गया। और शलभ का लार्वा अंडे से बाहर तब आता है जब बीज विकसित होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है ना, अब ये जो शलभ है इसका लार्वा वहां से कब बाहर आएगा, जब बीज है वो विकसित होना प्रारंभ कर देगा। ठीक है बच्चों, इसको हम डायग्राम से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, नीचे किसका पादप है बच्चों, यूका का पादप है और ऊपर क्या है, शलभ है। ठीक है, तो ये कहाँ अंडे देता है बच्चों, इसके अंडाशय के कोष्ठक में देता है। ठीक है ना, और फिर जैसे जैसे इसमें क्या बनने लगेंगे, बीज बनने लगेंगे, तो जो ये शलभ है इसका लार्वा बाहर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा यहीं तक, मिलते हैं अगली कक्षा में, धन्यवाद।